Good morning to all. Today we are going to study about force and three laws of Newton's laws of motion. First we have to study how does an object start moving without putting effort, without putting force. We can't replace or we can't change the state of motion, state of rest, state of and direction of any object. For all this work, we need force. We need to put force on it. We need to put some effort to make a stationary object move. कोई भी कार्ड, कोई भी बॉक्स, कोई भी ट्रंक, कुछ भी रखा हुआ है, अगर उसमें हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने प्लेस से रिप्लेस नहीं होगा. ए फोर्स इज अ पुश और पुल. What is force? Force is a push or pull. Whenever we push or pull an object, जब भी हम लोग पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो वो उस फोर्स की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है अपने प्लेस से रिप्लेस होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, जहाँ हम लोग चाहते हैं वहाँ जाता है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जैसे आप देख रहे हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर देता है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, जैसे बॉल मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में, तो हम लोग अगर फोर्स लगाएंगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं. अगर उसको हम लोग हिट कर दें पैर से या फिर बैट से हिट कर दें, तो उसकी डायरेक्शन विल बी चेंज. फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर देता है. सपोज कीजिए हम लोग ये क्या कहते हैं, स्पीड में कोई गाड़ी, स्लोली कोई साइकिल चल रही है, और उसमें अगर हम लोग पैडल ज़्यादा तेज़ से मारें तो वो स्पीड हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, साइकिल की वेलोसिटी विल बी चेंज एंड इट विल इंक्रीज. Force can initiate the motion in motionless object. It's mean anything is kept anywhere without putting force on it. We can't change its position. So, force can initiate motion in motionless object. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. जो भी हमने इफेक्ट्स देखा, जैसे फर्स्ट वन था फोर्स कैन इनिशिएट द मोशनलेस ऑब्जेक्ट, force can change the velocity of object, force can change the direction of object, force can change the shape and size of object. तो उसके ये एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट आप ये देख रहे हैं, एक मैन है, वो लॉन मोवर को ये मूव करा रहा है. वो स्टेशनरी थी, उससे उसको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है अपने साइड से फोर्स लगाते हुए. सेकेंड ये देखेंगे, एक फुटबॉलर यूजेस अ फोर्स. फुटबॉलर फोर्स यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो हो रहा है बॉल का चेंज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज साइकिलिस्ट यूजेस अ बिगर फोर्स. साइकिलिस्ट बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हुए पैडल को साइकिल कर रहा है, जिसके वजह से वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द साइकिल विल इंक्रीज इन इट. नेक्स्ट वन इज ए बेकर यूजेस अ फोर्स ऑन हिज डो. मतलब बेकर क्या करता है, जैसे हम लोग घर पे भी आटा गूंथते हैं या फिर रोटियां बनाते हैं, उसी टाइप से बेकर यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डो से वो शेप बना रहा है गोल गोल. उसके बाद जो भी शेप में सपोज वो रोटी बना रहा है या फिर ब्रेड बना रहा है, उस शेप को देने के लिए उसे फोर्स लगाने की ज़रूरत है. Two types of forces are there, balanced and unbalanced. First one is balanced. When equal amount of force are applied on an object from different directions such that they cancel out each other. Suppose दो साइड से हम लोग इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि टग ऑफ वार में हम लोग सपोज कीजिए एक साइड में 4 लोग हैं, दूसरे साइड में भी 4 लोग हैं, और चारों लोग इक्वल अमाउंट ऑफ अगर फोर्स लगाते हैं उस रस्सी को खींचने में,
दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगती है, सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, बिकॉज इट इज बैलेंस्ड ईच अदर, बोथ साइड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, दोनों लोग खींचे हुए हैं और कोई भी अपने प्लेस से मूव नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। They do not change the state of rest or motion of the object due to balance force. Balance force की वजह से क्या होता है, चेंज नहीं हो पाता है। कोई भी पोजीशन अगर रेस्ट और मोशन में है तो वो उसी पोजीशन में रहते हैं, उसकी पोजीशन विल नॉट चेंज। दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इसकी वजह से शेप और साइज विल चेंज, शेप और साइज चेंज में भी चेंज हो सकता है, बट उसका रेस्ट और मोशन में है तो वो उसी पोजीशन में रहेगा। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको इमेज दिया हुआ है नीचे में, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट बाय टेबल ऑन द कप, फोर्स क्या हो रहा है, टेबल पे लग रहा है ड्यू टू कप, ठीक है। कप के भारी के पन के वजह, कप का जो भी मास है, जो भी वेट है, उसकी वजह से टेबल पे फोर्स लग रहा है। Next one is unbalanced force. As you see the picture, seesaw, it's a seesaw ना। अगर दोनों साइड सेम अमाउंट सेम फोर्स लगे, दोनों साइड सेम वेट के लोग अगर खड़े रहें, या फिर सपोज कीजिए दोनों साइड हम लोग 5 kg वेट रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। पर मान लीजिए एक साइड 5 kg रखते हैं, दूसरे साइड 1 kg रखते हैं, तो बैलेंस नहीं होगा, ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, इट्स मीन फोर्स जो भी लग रहा है वो फोर्स विल बी डिफरेंट। सपोज अगेन आई एम गिविंग सेम एग्जांपल, दैट इज जैसे टग ऑफ वार में एक साइड 10 लोग हैं और एक साइड 2 लोग हैं, तो हमारा क्या होगा, रस्सी हम लोग जो खींच रहे हैं वो 10 लोग जो है, 10 इंसान जो हैं, 10 लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैन इज डिफरेंट, one side 10 peoples are there, next side 2 peoples are there, so here distribution or magnitude of the forces is different, so that's why it is called unbalanced force. What is the force of friction? It is a force extended when two surface are in contact, जब दो surface contact में होते हैं एक दूसरे के, it always acts in a direction opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दो चीज़ एक दूसरे के टच में रहते हैं, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो एक ब्लू ब्लॉक, एक ग्रीन ब्लॉक है, एक पर्पल ब्लॉक है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, दोनों एक दूसरे के टच में हैं। जब ये ब्लू वाला ब्लॉक राइट साइड जा रहा है और ग्रीन वाला ब्लॉक जब ब्लू वाला ब्लॉक राइट साइड में मूव करा रहा है ग्रीन वाले ब्लॉक से टच होते हुए, तो उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड अपोजिंग फोर्स। अपोज करने वाला, रोकने वाला फोर्स, जो क्या करता है, वो पर्पल ब्लॉक को मूव करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी शो कराता है, सो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। There are basically 3 types of motion according to Galileo. Galileo have given few arguments and experiment observation. First we have to study that. So first, Galileo observation. Galileo observed that the motion of object on an inclined plane. Inclined plane, it means slant height plane. When a marble is rolled down in inclined plane, its velocity increases. These observations are given by Galileo Galilei. तो गैलीलियो गैली ने कहा था कि मोशन जो भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइन प्लेन में, और जब वो मार्बल, सपोज कीजिए एक मार्बल को इंक्लाइन प्लेन में मूव कराते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज। सी हेयर फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वी प्लेस्ड 2 inclined plane, this one and this one. हेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ मोर, मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, एलिवेशन का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से
सपोज कीजिए यहाँ पे 45 डिग्री एलिवेशन होगा, एंगल होगा, इसको हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जब यहाँ से मार्बल पास कराएंगे, मार्बल इज रोल्ड राउंड फ्रॉम द लेफ्ट, इट विल गो अप अपोजिट साइड ऑफ द हाइट। अगर यहाँ से हम लोग मार्बल को प्लेस करेंगे तो ये जो एकदम नेक्स्ट जो साइड है उसके हाइट के एकदम अप तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज if the inclination plane is equal, here inclination plane is equal, inclination plane's angle is less, सपोज यहाँ पे 45 डिग्री था तो इसको आप कह सकते हो 30 डिग्री है, inclinations will be less, then it will climb up as a travel by rolling down, वो जाके वापस नीचे भी आ जाएगा। इन थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंक्लाइनेशन, if we decrease the angle of inclination, angle of inclination अगर कम कर दें तो the marble would travel further until it reaches its original height, जब तक वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक, यहाँ देखिए ये ओरिजिनल हाइट तक जब तक नहीं जाती तब तक वो ट्रैवल करेगी। If the right side plane is made flat, it's mean two inclinations are there, no? In next observation, only one inclination is plane there. So if the right side plane is made flat, marble would travel forever to achieve the same height. वो हमारे ट्रैवल करेगा कब तक, जब तक उसकी सेम हाइट तक पहुंच नहीं जाती। ये ऑब्जर्वेशन थे गैलीलियो गैली की, जिससे हमें पता चलता है वी नीड एन अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। इट्स मीन हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए मोशन, मतलब चेंज द मार्बल के मोशन को बदलने के लिए। बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली, पर मार्बल जब यूनिफॉर्मली नॉर्मली मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली मीन्स बराबरी में, तो उसे फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट हमारे कांस्टेंट स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव करेगी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन देम, कोई भी अगर फोर्स नहीं लगता है तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगी। बेस्ड ऑन गैलीलियोज आइडिया, न्यूटन प्रिटेंडेड, गैलीलियो के ये जो इंक्लाइनेशन वाले आइडियाज थे उसके ऊपर उससे न्यूटन्स ने देखते हुए, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने न्यूटन्स ने 3 लॉज दिया था, 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। First we study first law of motion, that is first law of motion or the law of inertia. It is also called law of inertia. It tells that कि when an object is moving uniformly on a straight path or its rest, it's mean when an object is in rest or in motion, it continues in a rest or it continues in a motion until unless an external force is not applied on it. इट्स मीन कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, या फिर कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो कंटिन्यूसली रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक हम लोग उसमें कोई एक्सटर्नल अपने साइड से फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक। अगर फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो वैसी चलती ही रहेगी, और अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। This is the first law of Newton's motion. Newton's first law of motion. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि एक बॉल रखी हुई है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही है। दूसरी हम लोग उसको, अगर हम लोग उस पर किक करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करेगी। कब तक? जब तक उसको कोई ना कोई अलग से ये बास्केट या फिर कोई इंसान या फिर कोई और उसको पकड़ के रोक ना ले। Example of inertia. So what is inertia first? No? Inertia is a tendency. It is a tendency of an object to remain in the state of rest or keep moving uniformly is called inertia. तो inertia एक टेंडेंसी है जिसके वजह से कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और कोई भी चीज़ अगर रुकी है तो रुकी हुई ही पोजीशन में रहेगी। उसको हम लोग कहते हैं inertia.
एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, जैसे सपोज कीजिए गाड़ी अगर एक्सेलरेट होती है, गाड़ियाँ अगर चलती हैं तो हम लोग थोड़े पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो ये क्या होता है, बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट, इट पोजेसेस मोशन ऑफ द व्हीकल। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी उस समय रेस्ट में रहती है, इस वजह से हमें जर्क लगता है। नेक्स्ट, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। मास लाइटर ऑब्जेक्ट के लेस इनर्शिया होते हैं एंड ये हैवियर ऑब्जेक्ट के लार्ज इनर्शिया। इट्स मीन अगर लाइटर ऑब्जेक्ट किसी का वेट कम है तो उसमें इनर्शिया कम लगता है, और वेट ज़्यादा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इंसान है, कोई भी सामान है, उसमें अगर उसकी वेट कम है तो उसमें लेस इनर्शिया, वेट ज़्यादा है तो have more inertia. Consider the image given below, पिक्चर नीचे दिया हुआ है। अगर देखिए यहाँ पे दो बाल्टी है, एक बाल्टी खाली है, दूसरी बाल्टी में सैंड भरा हुआ है। अगर एक बार दोनों बाल्टी को अगर पुश करने की कोशिश करेंगे तो जो एम्प्टी बकेट है उसमें लेस इनर्शिया लगते हुए वो मूव करेगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट है बाल्टी, दूसरी जो बकेट है उसमें हमारा सैंड फिल है, तो उसकी वेट क्या होगी, हाई हो जाएगी, उसकी वेट हैवियर हो जाएगी, वो हैवियर देन फर्स्ट वन होगा, इस वजह से उसमें उसमें ज़्यादा इनर्शिया लगेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू मोमेंटम। तो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। तो P इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा होता है मोमेंटम। तो it's what its SI unit, SI unit is kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट है। तो मोमेंटम इज अ multiplication or the product of mass and velocity. Here it is momentum, ठीक है। So P is a momentum, M is a mass of an object and V is the velocity of the object. If we multiply mass and velocity, so it become momentum. Momentum of a stationary object. Stationary, it's mean object is not moving, its velocity is 0. So velocity is let mass of the object is m and the velocity of the object is v. Stationary object, it's stationary object, it's mean no velocity, no velocity, it's mean v values is 0. So here we put p is equal to mv, m is here m and v is 0 because it's a stationary object. So m into 0, so our momentum is also 0. So this shows that the momentum of a stationary object is always 0 because velocity is 0. If we multiply velocity into whatever mass we have, 100,000, 2,000, whatever we have, if we multiplied in it, we get 0. We know that velocity of an object can be changed by applying an unbalanced force on it. Similarly, momentum on an object can change by applying an unbalanced force. According to second law, first, what is second law says that? Second law says that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force on the object in the direction of force. So, rate of change of momentum. This is the second law of Newton's law of motion. It shows that, again I'm repeating, the rate of change of momentum, with its mean momentum बदलेगा with respect to time, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी फोर्स उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उसके।
So here is the second law of मतलब mathematical formulation of second law of motion. तो second law of motion says that rate of change of momentum. तो change of momentum directly proportional change of momentum, it's mean momentum will change. पहले कुछ और momentum रहेगा, बाद में कुछ और. Suppose first momentum is no, let's take first momentum is p1 and after some time momentum is p2. So change in momentum, if we subtract p2 minus p1, so p's value is p is momentum here, p's value is mv minus mu. Here m is mass, v is velocity, final velocity, u is initial velocity. In starting we are taking initial velocity is u and final velocity from v. So here we are taking a change in velocity is directly proportional to m into v minus u. m is common here, m यहाँ पे हम लोग common ले लिए तो ये हो गया. Rate of change of momentum, rate of change of its mean according to time, if we take according to time this, so divided by t, whatever we get m into v minus u upon t. तो force is equal to, force is here, यहाँ पे proportional लगाए हैं तो proportional को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो है k. तो यहाँ पे हमारा आ गया f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. v माइनस यू अपॉन टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन. वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन यहाँ देख लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी. उसको अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से पुट करें तो यहाँ पे हम लोग ये पूरे वैल्यू के जगह पे, ये पूरे वैल्यू के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, a. तो हमारा f इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू के एम ए. k को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूनिट माने हैं, इट्स मीन k की वैल्यू 1 माने हैं. तो वी गेट f इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम ए. ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Therefore, with the help of second law of motion is equal to f is equal to ma, f is equal to ma, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन. इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं टू वी एवेल्यूएट द अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं. जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट होता है kg, उसी टाइप से हम लोग ये टोटल f इज इक्वल टू एम ए जो सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका यूनिट है न्यूटन. कैपिटल N से इसको डिनोट करते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन फोर्स और एक्शन रिएक्शन लॉज. ठीक है, तो टू यहाँ पे क्या है, टू फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं, इक्वल अमाउंट और अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स. in short we can say that every action has an equal and opposite reaction. इट्स मीन जितना हम लोग राइट साइड से सपोज करो किसी को फोर्सफुली किसी को धक्का दे रहे हैं या किसी सामान को, तो उतना ही अमाउंट ऑफ धक्का हमें भी मिलेगी. सो दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. उसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, हम लोग एक गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन मूव्स लिटिल बैक, थोड़ा सा पीछे की ओर आता है गन. ठीक है, इसको हम लोग रिकॉयल भी कहते हैं. ठीक है, तो व्हेन द बुलेट कम ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मास ऑफ द बुलेट एंड द गन. ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बुलेट जो है बहुत छोटी है और ये क्या हो रहा है, हम लोग बस थोड़े से पीछे आते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुलेट छोटी है और ये गन हमारी थोड़ी सी बड़ी है.
मास में डिफरेंस होने की वजह से हमें जो जर्क होता है वो कम लग रहा है। Conservation of the momentum. Conservation of the momentum. As per the law of conservation of momentum, sum of momentum of two object before the collision. It's mean दो ऑब्जेक्ट को बिफोर कोलोजन, कोलोजन इट्स मीन टकराना। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ए और बी, अगर ये टकराने के पहले एंड आफ्टर कोलोजन ये रिमेन सेम रहेगा। मतलब यहाँ देखिए टकराने के पहले ऐसा है, फिर टकराया, फिर टकराने के बाद ये दो है, टकराने के पहले ये दोनों, फिर ड्यूरिंग कोलोजन, आफ्टर कोलोजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इन दोनों के मोमेंटम को ऐड करेंगे पहले बिफोर कोलोजन और आफ्टर कोलोजन, तो वो दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। सो ये था हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन।